नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्ध जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहली बड़ी सैन्य टक्कर देखें ना, तो वो हमें ऋग्वैदिक काल में मिलती है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल मतलब हम बहुत प्राचीन बात करें। बिल्कुल, इसे दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के एक बहुत बड़े संघ के बीच लड़ा गया था। और सबसे खास बात, ये पंजाब की रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी, जिसे उस समय शायद परुष्णी कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा, परुष्णी नदी। और इस महासंग्राम में राजा सुदास ने उन 10 राजाओं के पूरे संघ को पूरी तरह पराजित कर दिया था। सुदास विजयी रहे। अरे वाह, मतलब इतनी शुरुआत में ही इतने बड़े स्तर पर युद्ध हो रहे थे। हाँ, और इसके बाद अगर हम कालचक्र में थोड़ा आगे बढ़े ना, तो 326 ईसा पूर्व में एक ऐसा युद्ध आता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 326 ईसा पूर्व। आप हाइडेस्पस के युद्ध की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। हाइडेस्पस का युद्ध ये भी पंजाब में ही लड़ा गया था, लेकिन झेलम नदी के किनारे, जहां विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर का सामना हमारे भारतीय राजा पोरस से हुआ था। हाँ, सिकंदर और पोरस वाला मशहूर युद्ध। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सोचने वाली बात है कि ये जो सबसे शुरुआती और इतने विशाल युद्ध थे, ये किसी खुले मैदान के बीचों बीच नहीं बल्कि नदियों के किनारे ही क्यों लड़े जा रहे थे? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, क्योंकि अगर हम उस समय के भूगोल और अर्थशास्त्र को देखें ना, तो उस समय नदियां आज के हाईवे और बॉर्डर दोनों का काम करती थीं। बिल्कुल, एकदम सटीक बात है। मतलब ये नदियां आपको व्यापार के लिए रास्ता भी देती थीं और दुश्मनों को रोकने के लिए एक दीवार भी बनती थी। हाँ, और ये भौगोलिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। उस दौर में रावी और झेलम जैसी नदियां सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं थीं। आप खुद सोचिए, उस समय ना तो कोई लोहे के बड़े पुल होते थे, हाँ, और न ही मोटर बोट्स। बिल्कुल, हजारों सैनिकों, घोड़ों और भारी हथियारों को लेकर एक उफनती नदी को पार करना एक दुष्स्वप्न था। सिकंदर की सेना, जिसने मतलब आधी दुनिया जीत ली थी, उसे भी झेलम पार करने के लिए रात के अंधेरे और भयंकर बारिश का सहारा लेना पड़ा था। बाप रे, सिर्फ नदी पार करने के लिए इतनी जद्दोजहद? हाँ, ताकि वो पोरस की सेना को चकमा दे सकें। और जब उन्होंने नदी पार की, तो सिकंदर का सामना पोरस की उस ताकत से हुआ जो यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। युद्ध हाथी। बिल्कुल, विशालकाय युद्ध हाथी। उन हाथियों ने सिकंदर की सेना में इतना मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया था कि पोरस हार कर भी सिकंदर का सम्मान जीत गए। तो मतलब नदी पर नियंत्रण का सीधा अर्थ था पूरे इलाके पर नियंत्रण। तो नदियों की इन प्राकृतिक दीवारों को समझने के बाद अब ये साफ हो जाता है कि जो सत्ता इन जलमार्गों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करेगी, वही उपमहाद्वीप पर राज करेगी। सही कहा। और यहीं से हमारी ये चर्चा सत्ता के एक नए और सबसे शक्तिशाली केंद्र की ओर मुड़ती है, मगध। हाँ, मगध का उत्कर्ष। 322 ईसा पूर्व में मगध की धरती पर मौर्य नंद युद्ध होता है, जहां युवा चंद्रगुप्त मौर्य का सामना नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद से होता है और चंद्रगुप्त इसमें विजयी होते हैं। और देखिए, मगध का ये उत्कर्ष कोई अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने जिस मगध पर अधिकार किया, वो उस समय का सुपर पावर था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मगध के पास लोहे की विशाल खदानें थी, जिससे सबसे घातक हथियार बनते थे। उनके जंगलों में बेहतरीन हाथी थे, जो उस समय के युद्धक टैंक माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात, गंगा नदी का व्यापारिक मार्ग। बिल्कुल, गंगा नदी का पूरा कंट्रोल। लेकिन साम्राज्य स्थापित करना एक बात है, उसे सुरक्षित रखना दूसरी बात। हाँ, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भी तो पूर्व की ओर विस्तार करने की कोशिश की थी। सही कहा। और इसी कारण 305 ईसा पूर्व में मौर्य सेल्यूकस युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त का सामना सेल्यूकस से हुआ उत्तर पश्चिम भारत में। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को न केवल बुरी तरह हराया, बल्कि एक ऐतिहासिक संधि भी की। और ये संधि कूटनीति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जहां तक मुझे याद है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए थे। हाँ, जिनकी सेल्यूकस को अपने पश्चिमी युद्धों में बहुत जरूरत थी। और बदले में
चंद्रगुप्त ने हेरात, कंधार और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा भूभाग हासिल कर लिया। मतलब बिना रोज रोज लड़े अपने उत्तर पश्चिमी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक था। एकदम। और जब सीमाओं की बात आती है ना, तो 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध सामने आता है। हो कलिंग का युद्ध। हाँ, जहां सम्राट अशोक ने उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग पर भयंकर आक्रमण किया और विजयी रहे। ये मगध के विस्तार की सबसे बड़ी छलांग थी। पर कलिंग पर ही क्यों? सिर्फ जमीन का लालच था क्या? नहीं, कलिंग बंगाल की खाड़ी के पास स्थित था। वहां से दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा समुद्री व्यापार नियंत्रित होता था। मगध को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए उस तट की जरूरत थी। अच्छा, तो सब कुछ अर्थशास्त्र से जुड़ा था। हाँ, लेकिन इस युद्ध में इतने लाखों लोग मारे गए कि उस खून खराबे ने इतिहास की धारा ही बदल दी। अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य जो तलवार के बल पर खड़ा हुआ हो, वो हमेशा शांति से नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। 185 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में, जो मगध की राजधानी थी, वहीं पर मौर्य शुंग संघर्ष होता है। हाँ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान हत्या कर दी। पुष्यमित्र विजयी हुआ। मैं सोच रही थी, ये कितनी अजीब बात है कि जिस मगध और पाटलिपुत्र से एक इतने विशाल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी जगह पर 185 ईसा पूर्व में उस साम्राज्य का अंत भी हो गया। ये सत्ता का एक पूरा चक्र है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। जब एक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच जाता है ना, तो वो बाहरी दुश्मन से ज्यादा अपनी अंदरूनी कलह से गिरता है। बिल्कुल। और जब इतना विशाल मौर्य साम्राज्य टूटकर बिखर गया, तो एक शून्यता आ गई। और इतिहास का नियम है, जब केंद्र कमजोर होता है तो विदेशी ताकतें अंदर घुसी आती हैं। तो इसके बाद शक और हूण आए। हाँ, अब युद्ध पाटलिपुत्र से हटकर पश्चिमी सीमाओं पर आ गए। 100 ईस्वी में नासिक के पास सातवाहन शक युद्ध होता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी और शक शासक नाहपान के बीच, जिसमें सातकर्णी में नाहपान को हराकर विजय प्राप्त की। लेकिन ये संघर्ष रुका नहीं ना? 150 ईस्वी में भी कुछ हुआ था। हाँ, 150 ईस्वी में गुजरात में रुद्रदामन का युद्ध हुआ। शक शासक रुद्रदामन ने पलटवार किया और सातवाहनों को हरा दिया। अगर मैं इन स्थानों को देखूं, नासिक और गुजरात, तो ये दोनों ही पश्चिमी समुद्र तट के बहुत करीब हैं। बिल्कुल। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो उस दौर में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार चरम पर था। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि पश्चिमी बंदरगाहों पर नियंत्रण करने की थी। ये किसी भी शासक के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन गया था। एकदम सटीक विश्लेषण है। और यह होड़ सदियों तक चली। 395 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शकों के खिलाफ युद्ध लड़ा और शकों को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त द्वितीय विजयी रहे। हाँ, और इसी विजय के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अरे वाह! लेकिन शकों के पतन के बाद एक और बर्बर खतरा आ गया, हूण। 458 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रथम हूण आक्रमण हुआ। हूण तो बहुत खूंखार माने जाते थे ना? बहुत ज्यादा। लेकिन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने 458 ईस्वी में उन्हें हरा दिया और भारत में घुसने से रोक दिया। स्कंदगुप्त की ये विजय तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। लेकिन हूण बार बार आते रहे। 528 ईस्वी में तो वो सीधे मध्य प्रदेश तक घुस आए थे। बाप रे, मध्य प्रदेश तक? हाँ, तब सौंधनी का युद्ध हुआ। मध्य प्रदेश में मालवा के शासक यशोधर्मन और हूण राजा मिहिरकुल के बीच। यशोधर्मन ने मिहिरकुल को इतनी बुरी तरह हराया कि हूणों का आतंक खत्म हो गया। जब उत्तर और पश्चिम में ये सब हो रहा था, तो दक्षिण और मध्य भारत में क्या चल रहा था? वहां अपना अलग ही महासंग्राम चल रहा था। 335 से 375 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त के अभियान चले। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में विजय प्राप्त की, लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य वापस कर दिया, उन्हें अपना सामंत बना लिया। हाँ, क्योंकि उत्तर से दक्षिण पर शासन करना तब बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। फिर 618 ईस्वी में एक ऐतिहासिक मोड़ आता है, नर्मदा का युद्ध। अच्छा, किनके बीच? ये युद्ध उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन और दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया और इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहे। 618 ईस्वी का ये युद्ध, मैं अगर कल्पना करूं ना,
तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का ये टकराव ऐसा था जैसे दो अजेय और विशाल चट्टानें पूरी गति से आकर एक प्राकृतिक दीवार यानी नर्मदा नदी पर टकरा गई हों। क्या बेहतरीन तुलना है। हाँ, जिसके बाद दोनों को अपनी अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ी। बिल्कुल, नर्मदा एक स्थायी सीमा रेखा बन गई और इसके बाद दक्षिण में भी कई युद्ध हुए। 642 ईस्वी में कर्नाटक में वतापी का युद्ध हुआ, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम और उसी पुलकेशिन द्वितीय के बीच। पल्लवों ने चालुक्यों को हरा दिया और पुलकेशिन मारे गए। फिर 848 ईस्वी में तमिलनाडु में तक्कोलम का युद्ध हुआ। तक्कोलम, हाँ, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और चोल साम्राज्य के बीच। इसमें राष्ट्रकूट विजयी रहे। मतलब सुदूर दक्षिण में भी वर्चस्व की भारी लड़ाई चल रही थी, लेकिन 8वीं शताब्दी से ना युद्धों का स्वरूप बिल्कुल बदलने लगा था। हाँ बिल्कुल, 712 ईस्वी का सिंध का युद्ध। मोहम्मद बिन कासिम बनाम दाहिर। हाँ, कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। ये पहला बड़ा अरबी आक्रमण था। लेकिन वो राजस्थान की तरफ भी तो बढ़े थे 738 ईस्वी में। बिल्कुल, 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ, जहां गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्होंने कई सौ सालों तक इधर नहीं देखा। नागभट्ट प्रथम विजयी रहे। लेकिन फिर 11वीं सदी में सत्ता वापस आ गया। 1025 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ का युद्ध। हाँ, महमूद गजनी और गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम के बीच। गजनी का मकसद लूटना था। उसने हमला किया, धन लूटा और वापस भाग गया। पर 12वीं सदी के अंत तक तो ये आक्रमणकारी यहीं बसने का मन बना चुके थे। बिल्कुल, और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ हरियाणा में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। हाँ, लेकिन ठीक अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। गोरी ने रणनीति बदली और पृथ्वीराज को हरा दिया। और फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध उत्तर प्रदेश में, गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हरा दिया। 1296 ये वो समय था जब सल्तनत का बहुत ही आक्रामक विस्तार हो रहा था। इसी साल महाराष्ट्र की भूमि पर देवगिरी का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, अलाउद्दीन और रामचंद्र के बीच। राइट, बिल्कुल। अलाउद्दीन और रामचंद्र की सेनाएं वहां टकराई थी और ये सिर्फ एक आम युद्ध नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की सत्ता का सुदूर दक्षिण की ओर पहला बड़ा प्रहार था। पर एक चीज जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी स्पीड। मतलब दूरी और समय का ये तालमेल देखिए। 1296 में ये लोग महाराष्ट्र के पठारों पे लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके ठीक 7 साल बाद 1303 एडी में चित्तौड़ का युद्ध हो जाता है। सही कहा। राजस्थान में। हाँ, इस बार अलाउद्दीन और रतन सिंह आमने सामने आए। मतलब सोचिए ना, उस जमाने में जब कोई आधुनिक गाड़ियां या पक्की सड़कें नहीं थीं, तो महज 7 सालों के भीतर महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक इतनी बड़ी सेना ले जाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। वही तो। और यही वो गतिशीलता है जिसे समझे बिना हम इस दौर को नहीं जान सकते। महाराष्ट्र की काली मिट्टी और पहाड़ी रास्तों पर जो सेना लड़ रही है, उसे अचानक राजस्थान की रेत में लड़ना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि सेनाएं छावनियों में आराम से नहीं बैठी थीं। मतलब वो लगातार चलते रहते थे। एकदम। भारी हथियारों, हाथियों और हजारों सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम रास्तों में ही हो रहा था। और यही निरंतर गतिशीलता उस समय सत्ता विस्तार का सबसे बड़ा हथियार थी। 1398 एडी में तैमूर का आक्रमण होता है। हाँ, तैमूर बनाम दिल्ली सल्तनत। और इस बार युद्ध किसी दूर के राज्य में नहीं हुआ, बल्कि खुद दिल्ली में हुआ। दिल्ली ही युद्ध का मैदान बन गई थी। और किसी भी शासन के लिए ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होता है। राजधानी पर सीधा हमला। हाँ, अमूमन राजा अपनी सीमाओं पर लड़ते हैं ताकि राजधानी सुरक्षित रहे। लेकिन 1398 में जब तैमूर सीधे दिल्ली पर टूट पड़ा, तो इसका मतलब था कि सल्तनत की बाहरी सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मतलब अंदर तक रास्ता साफ था। बिल्कुल। और राजधानी का मैदान बन जाना केवल एक हार नहीं थी, ये पूरे शासन तंत्र का पतन था। इसी घटना ने आगे चलकर एक नई ताकत को आने का न्योता दिया। और यहीं से हमारी टाइमलाइन एक नया मोड़ लेती है। 1526 एडी, पानीपत का प्रथम युद्ध। बहुत ही अहम मोड़। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हाँ। और स्थान था हरियाणा। और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर 1556 एडी में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी वहीं लड़ा जाता है। हाँ, अकबर और हेमू के बीच। इन घटनाओं को देखकर मैं सोच रहा था, पानीपत का ये पूरा मैदानी इलाका
दिल्ली की सत्ता के लिए एक तरह का सिक्योरिटी चेक पॉइंट बन गया था, अरे वाह, सिक्योरिटी चेक पॉइंट, बहुत सही उपमा है ये। है ना। मतलब जैसे दिल्ली के महल में घुसना है तो हरियाणा का ये दरवाजा पार करना ही होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये वहां का बहुत ही कठोर भूगोल था। कैसे? देखिए, अगर उत्तर पश्चिम से कोई विशाल सेना आ रही है तो दिल्ली पहुंचने के रास्ते बहुत सीमित थे। एक तरफ हिमालय की तराई है और दूसरी तरफ राजस्थान का सूखा रेगिस्तान। तो बीच में सिर्फ हरियाणा बचा? हाँ, बीच में हरियाणा का ये समतल मैदान बचता था जिसके किनारे यमुना नदी बहती थी। विशाल सेनाओं के आमने सामने टकराने के लिए और खासकर तेज घुड़सवारों के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी। समझ गया। लेकिन बाबर की रणनीति केवल इस सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, वो आगे भी बढ़ा। 1526 में हरियाणा के मैदानों में लड़ने के ठीक एक साल बाद 1527 एडी में खानवा का युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच। बिल्कुल। और वो लड़ा जाता है राजस्थान की धरती पर। और यही समझना सबसे जरूरी है, पानीपत जीतने का मतलब सिर्फ दिल्ली पर कब्जा था, लेकिन पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए राजस्थान की चुनौती को खत्म करना बहुत जरूरी था। और हरियाणा की रणनीति राजस्थान के रेतीले इलाकों में काम नहीं आ सकती थी। हाँ, वहाँ का मौसम तो एकदम अलग है। बिल्कुल, वहाँ पानी की कमी और चिलचिलाती धूप ये अपने आप में एक अलग दुश्मन थे। सेनाओं को केवल इंसानों से नहीं बल्कि मौसम से भी लड़ना पड़ा। और फिर सत्ता का ये खेल अचानक पूर्व की ओर भी मुड़ जाता है। 1539 एडी में चौसा का युद्ध होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच। हाँ, और स्थान है बिहार। मतलब हरियाणा और राजस्थान की सूखी जमीनों के बाद अब युद्ध बिहार की उमस और नदियों के किनारे पहुंच गया। और ये बदलाव ये दिखाता है कि सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ उत्तर पश्चिम तक सीमित नहीं थी, पूर्व तक फैल चुकी थी। बिल्कुल। बिहार का भूगोल, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का मानसून, ये सब युद्ध का तरीका बदल देते हैं। शेरशाह ने इस स्थानीय भूगोल का बहुत जबरदस्त फायदा उठाया। मतलब जो सेना खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, उसे अब कीचड़ और बाढ़ का सामना करना पड़ा। हाँ, और इससे ये साबित हो गया कि दिल्ली की गद्दी को चुनौती अब पूर्व के इन इलाकों से भी मिल सकती है। एक बार जब दिल्ली की सत्ता मजबूत हो गई तो लगता है कि अब थोड़ी शांति आनी चाहिए। लेकिन 1565 एडी से 1671 एडी तक का जो दौर है वो एकदम अलग ही कहानी कहता है। हाँ, क्योंकि इस दौरान क्षत्रिय शक्तियों ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था। बिल्कुल। अगर हम भारत के नक्शे को अपने दिमाग में लाएं तो ऐसा लगता है कि हर कोने में संघर्ष चल रहा था। दक्षिण में देखिए, 1565 एडी में तालीकोटा का युद्ध होता है, दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच कर्नाटक में। एकदम सही। फिर पश्चिम में आते हैं, 1576 एडी में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और राणा प्रताप के बीच राजस्थान में। हाँ, और पश्चिम में ही थोड़ा नीचे 1659 एडी में महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, शिवाजी और अफजल खान के बीच। और फिर सुदूर पूर्व की बात करें तो 1671 एडी में असम में सरायघाट का युद्ध हुआ, अहोम और मुगलों के बीच। मतलब भारत का कोई भी हिस्सा शांत नहीं था, हर जगह टकराव था। बिल्कुल। और इन सभी लड़ाइयों में एक कॉमन चीज है, भूगोल का एक ढाल की तरह इस्तेमाल होना। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, अब हल्दी घाटी को ही ले लीजिए, वो अरावली की एक बहुत ही संकरी घाटी थी। वहां बड़ी फौज का कोई फायदा नहीं। एकदम सही, क्योंकि एक बार में कुछ ही सैनिक लड़ सकते थे। उस घाटी ने मुगलों के संख्या बल को बेअसर कर दिया। और महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ वाले युद्ध में भी तो यही हुआ था। बिल्कुल। वो युद्ध घने जंगलों और सह्याद्री की पहाड़ियों में लड़ा गया। वहां भारी तोपों की जगह छिपकर वार करने की रणनीति काम आई, जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं। पर इन सब में मुझे सबसे अनोखा असम का सरायघाट युद्ध लगता है। मतलब 1671 एडी में अहोम और मुगलों के बीच जो हुआ, वो तो एकदम ही अलग तरह का युद्ध था। हाँ, क्योंकि राजस्थान की पहाड़ियां या महाराष्ट्र के जंगल कम से कम जमीन पर तो थे, लेकिन असम का युद्ध तो पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर लड़ा गया। सही कहा, वो एक विशुद्ध नौसैनिक युद्ध था। मुगलों के भारी घुड़सवार तो वहां एकदम बेकार हो गए होंगे। बिल्कुल। जब जमीन ही नहीं है तो घोड़े क्या करेंगे? अहोम सेना ने जानबूझकर मुगलों को नदी की पतली धाराओं में उलझाया, ताकि उनकी छोटी नावें मुगलों की बड़ी नावों पर भारी पड़े। हाँ, और असम की उमस, लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र की लहरों ने मुगलों के लिए एक अभेद्य दीवार का काम किया। स्थानीय भूगोल को समझे बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता।
बहुत ही दिलचस्प दौर था वो। लेकिन जैसे ही हम 18वीं सदी के मध्य में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी कहानी ही पलट गई। क्योंकि तब एक व्यापारिक विदेशी ताकत सत्ता के खेल में सीधे उतर आती है। हाँ, 1757 एडी का वर्ष, प्लासी का युद्ध। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में। और मुगलों के कमजोर पड़ने पर यही विदेशी ताकत बहुत तेजी से उभरी। और इनके काम करने का तरीका पुरानी शक्तियों से बहुत अलग था। कैसे? देखिए, वो पहले से ही समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाए हुए थे, तो पश्चिम बंगाल जैसी जगह जो नदियों और समुद्र तटों से घिरी थी, उनके लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत थी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है मुझे। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों के सामने सिर्फ एक स्थानीय नवाब था, सिराजुद्दौला। हाँ, लेकिन महज 7 साल बाद 1764 ईडी में जब बिहार में बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों का सामना किसी एक शासक से नहीं बल्कि एक संयुक्त सेना से होता है। सही बात है। इसका मतलब यह है कि इन 7 सालों में ही भारतीय शक्तियों को इस नई विदेशी ताकत के खतरे का एहसास हो गया था। एहसास तो हो गया था, लेकिन तब तक शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, और इसका एक बड़ा कारण बक्सर से ठीक पहले की एक घटना थी। 1761 एडी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ओहो, पानीपत की एक और वापसी। बिल्कुल, हरियाणा के उसी मैदान में अब्दाली और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मतलब सत्ता की चाबी अभी भी पानीपत के ही पास थी। लेकिन इस बार मराठों को इतना गहरा नुकसान पहुंचा कि भारत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। और उसी खालीपन का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। एकदम सही। आप उनके विस्तार का रास्ता देखिए। पहले पश्चिम बंगाल में प्लासी 1757 में, फिर बिहार में बक्सर 1764 में, और इसके बाद वो उत्तर में नहीं गए, वो दक्षिण की ओर गए। 1799 एडी में कर्नाटक में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। और जब पूरब और दक्षिण सुरक्षित हो गए तब अंत में 1845 एडी में पंजाब में प्रथम सिख युद्ध हुआ, अंग्रेजों और सिखों के बीच। मतलब ये तो पूरी तरह से घेराबंदी की रणनीति थी, बाहर से अंदर की ओर आना। पहले समुद्री किनारों और मैदानी इलाकों को अपने कब्जे में लिया और सबसे अंत में उत्तर पश्चिम को जीता। बिल्कुल, और इसी पूरी घेराबंदी का जो सबसे बड़ा विस्फोट था वो 1857 एडी के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। हाँ, उत्तर भारत में भारत और अंग्रेज। ये किसी एक राज्य का युद्ध नहीं था, पूरे ढांचे के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। 1857 के उस संग्राम ने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन जब मैं टाइमलाइन में आगे बढ़ता हूँ, खासकर 1947 के बाद, तो मुझे युद्धों की प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। वो बदलाव क्या है? बदलाव यह है कि अब युद्ध देश के अंदरूनी हिस्सों में नहीं लड़े जा रहे हैं। पहले सेनाएं दिल्ली, पानीपत, बक्सर या महाराष्ट्र के अंदर लड़ रही थीं, लेकिन 1947 एडी के बाद देखिए, 1947 में प्रथम भारत पाक युद्ध कश्मीर में। हाँ। फिर 1962 एडी में भारत चीन युद्ध लद्दाख और अरुणाचल में। 1965 एडी में द्वितीय भारत पाक युद्ध पंजाब और कच्छ में। 1971 एडी में तृतीय भारत पाक युद्ध पूर्वी मोर्चे पर। और फिर 1999 एडी में कारगिल युद्ध जो लद्दाख में हुआ। बिल्कुल, मतलब अब लड़ाई अंदरूनी कब्जे की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने की है। सारे युद्ध एकदम किनारों पर खिसक गए हैं। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। जब एक आधुनिक राष्ट्र बन जाता है तो अंदरूनी हिस्से प्रशासन के लिए होते हैं और सारी सैन्य ऊर्जा सीमाओं पर चली जाती है। बिल्कुल। और इन मोर्चों का भूगोल देखिए। 1947 में कश्मीर के ऊंचे पहाड़, 1965 में पंजाब के खेत और कच्छ के दलदली इलाके, और 1971 में पूर्वी मोर्चे का नदियों और जंगलों का जाल। हाँ, और 1962 में लद्दाख और अरुणाचल की ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान जहां ऑक्सीजन तक कम होती है। मतलब यहाँ तो इंसान से ज्यादा प्रकृति ही आपकी परीक्षा ले रही है। बिल्कुल। खासकर अगर हम 1999 एडी के कारगिल युद्ध को देखें, लद्दाख की उन खड़ी और बर्फीली चोटियों पर लड़ना पानीपत के सीधे मैदानों में लड़ने से कितना अलग है। वो पूरी तरह से ऊंचाइयों का संघर्ष था। जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा हो तो नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वहां तो सारी पुरानी रणनीतियां फेल हो जाती होंगी। एकदम। कारगिल में 0 से नीचे का तापमान था, बर्फीली हवाएं थीं, तोपखाने को सही जगह पहुंचाना बहुत कठिन काम था। मतलब तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, पहाड़ों और ऊंचाइयों पर मौसम ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही कहा। तो एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे हम 1296 में देवगिरी के पठारों की बात करें या 1999 में कारगिल की बर्फ से ढकी चोटियों की, भूगोल ने हमेशा इतिहास को दिशा दी है। बिल्कुल।
आज मिसाइलें आ गई हैं, लेकिन पहाड़, नदियां और रेगिस्तान आज भी तय करते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। एकदम सही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।